हेलो लॉ लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं अरावली हिल्स की जो माइनिंग ऑर्डर्स हैं उसके बारे में कुछ चीजें। क्या हमारे प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट है और किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम देख सकते हैं, राइट। तो आज हम फ्यूचर को देखने वाले हैं कि अरावली हिल्स के बिना क्या फ्यूचर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अरावली हिल्स माइनिंग रेगुलेशन अगर हम देखें तो की टाइमलाइन अगर हम ध्यान से देखें तो 2024 में क्या हुआ था, जान में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कंप्लीट बैन की माइनिंग नहीं होगी अरावली रीजन में। देन उसके बाद मार्च 2024 में क्या हुआ कि सीईसी ने सबमिट की अपनी फर्स्ट रिपोर्ट एनवायरमेंटल डैमेज असेसमेंट पे। उसके बाद जून 2024 में फॉर्मेशन किया गया इंटर स्टेट रेगुलेटरी कमेटी का अरावली कंजर्वेशन के लिए। नाउ फोर्थ क्या टाइमलाइन रहा, इंपॉर्टेंट रहा कि अक्टूबर 2024 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज्ड माइनिंग गाइडलाइंस को क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ अप्रूव कर दिया। देन हमारे पास फिफ्थ हमारा जो टाइमलाइन है वो है अप्रैल 2025 में क्या हुआ। अप्रैल 2025 में ईसीई की फाइनल रिपोर्ट को रिकमेंड कर दिया गया और परमानेंट क्लोजर कर दिया गया 75% ऑफ माइनिंग साइट्स का। मतलब फिलहाल तक अप्रैल 2025 तक क्या था, हमारी जो अरावली हिल्स थी वो सेफ थी। अब अक्टूबर में क्या हुआ, implementation of comprehensive rehabilitation plan for affected workers का जो भी था तो उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या ऑर्डर दिया वो देखते हैं हम। अब माइनिंग ऑर्डर की क्या प्रोज एंड कॉन्स है, हमें पता है कि हमें जो भी 100 मीटर से कम की हिल्स है, अरावली हिल्स है, उसको हटाने का क्या है, ऑर्डर दे दिया गया है। क्या इस ऑर्डर की प्रोज है, क्या कौन से, देखो। फर्स्ट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट होता है कि माइनिंग अगर होगा तो देखो सब कुछ गवर्नमेंट को सैलरीज देनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, स्पोर्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और माइनिंग जो मिनरल एक्सट्रैक्शन होगा, ये सब चीजें हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर आती हैं। अब इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स ये हैं कि हमारे इन्वायरमेंटल को, नेचर को डैमेज हो रहा है। इस तरीके से डैमेज होगा कि हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो कम हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी एक्यूआई बहुत हाई जा रहा है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जब इतना जो हमारे इकोसिस्टम है, एंशिएंट माउंटेन इकोसिस्टम है, वो पूरा डैमेज हो जाएगा। देन हमें जैसे अभी एक्यूआई हाई होने के कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, एयर प्योरीफायर खरीदने पड़ रहे हैं। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक सोसाइटी अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग क्या है, एक सोसाइटल, एक सोशल एनिमल है। वो नहीं रह सकता बिना किसी और एनिमल की बायोडाइवर्सिटी के बिना नहीं रह सकता है, करेक्ट। लॉन्ग टर्म रिस्क भी है, जैसे दिल्ली एनसीआर एरिया है उसमें डिजर्टिफिकेशन होगा, जो हमारा जो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, वो आगे बढ़ जाएगा। पहले हमारे पास एक वॉल थी, अरावली जो रीजन था उसमें एक वॉर की तरह हमें ठंडी हवाओं से बचाता था। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा इरिवर्सिबल इकोनॉमिक डैमेज हो जाएगा, जो फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है, हम सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या लाया गया, न्यू डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई क्लैरिटी के लिए, और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरियाज को जो 100 मीटर से कम की है उसका हटाने के लिए बोल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपकी 6 फीट से हाइट कम है और आपको इंसान ही ना माना जाए, तो ये सब क्या हो रहा है, अरावली के साथ हो रहा है। अब गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट है माइनिंग ऑर्डर के साथ, देखो। जो भी कुर्सी पर है ना वो अपना बेनिफिट तो देखेगा। पहला तो इकोनॉमिक रेवेन्यू, जो माइनिंग जो है वो क्या है, सस्टेनेबल स्टेट रेवेन्यू में सबसे ज्यादा योगदान देगी। रॉयल्टीज टैक्स, ताकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो इससे क्या है, रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट का ये। सेकेंड इज नेशनल सिक्योरिटी। क्रिटिकल जो हमारे कृषि जो हमारे मिनरल्स हैं डिफेंस के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो इंपोर्ट करने का डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये बेनिफिट हमारे गवर्नमेंट के इस माइनिंग ऑर्डर्स। आगे हम देखते हैं क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या इम्पैक्ट करेंगे हमारे अरावली माइनिंग्स को। तो हम ये सब चीजें देख पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे क्लीन वाटर है, माइनिंग एक्टिविटीज के कारण प्रॉब्लम होगा, हमें क्लीन वाटर नहीं मिल पाएगा। देन जो हमारा क्लाइमेट एक्शन है इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। देन लाइफ ऑन लैंड विल बी इन डेंजर।
सस्टेनेबल सिटीज अर्बन एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा, है ना। तो और नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। ये सब चीजों को देख के कि हम माइनिंग को ध्यान में रख के माइनिंग भी हो और थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, तो दीज आर द प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें तो क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उस पर इम्पैक्ट लेवल सबसे ज्यादा होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। वाटर रिसोर्सेज जो 2 किलोमीटर के अंदर है वहां पर भी हाई क्रिटिकल प्रायोरिटी पे इम्पैक्ट लेवल होगा। एनसीआर देखें तो वहां पे भी हाई इम्पैक्ट लेवल है। प्लांटेशन एरिया में मीडियम होगा, इंटरस्टेट बाउंड्रीज में हाई होगा। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फ्यूचर जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर सिक्योरिटी को लेके पानी ही नहीं बचेगा उनके लिए। वैसे भी हमें बचपन से पढ़ाया जाता है सेव वाटर, लेकिन देखो और उसके बाद बड़े होके जब ये सब देखने को मिलता है ना कि अरावली हिल्स को डिस्ट्रॉय करने का सोचा जा रहा है, पूरा प्लान किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है, तो इट फील्स वेरी बैड, है ना। तो इन्वायरमेंटल रिसाइलेंस करना, ये चीज दोबारा रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर अरावली हिल्स को हटा दिया गया तो। सो क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्रिजम्पशन करा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी को एक अच्छे तरीके से जेनेटिकली उसे बायोडाइवर्सिटी को क्या कर दिया जाए, मेंटेन करा जा सके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सस्टेनेबल कुछ पाथवेज भी है किस तरीके से हम कंजर्वेशन को कर सकते हैं, तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है जिससे रिस्टोर किया जा सकता है डिग्रेडेड लैंड को, और डिजर्टिफिकेशन को बचा न होने से करा जा सकता है। अफॉरेस्टेशन किया जा सकता है। अब देखो अभी तो पेड़ पूड़ निकाल रहे हैं, सब तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बाद में जैसे जून आएगा ना तब सब चिल्लाने लगेंगे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। तो तब क्या करोगे, अभी तो सुधर जाओ ना पहले से, है ना। वही बात है कि एग्जाम के दिनों में तो हमें परेशान होना ही पड़ेगा अगर हम पहले नहीं पढ़ेंगे तो। और इसके साथ क्या है, इंडिया का लैंड डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल चेंज इस चीज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो रिस्टोरेशन वगैरह अगर हमें करना पड़ेगा तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। आगे हम देखते हैं तो पॉलिसी की क्या रिकमेंडेशन, क्या फ्लोज रहेंगे, तो पॉलिसी हमारी ये रहेगी कि मैपिंग अगर सबसे पहले हम करें, इम्पैक्ट इम्पैक्ट का असेसमेंट करें, देन मैनेजमेंट प्लान करें, और उसके बाद सस्टेनेबल माइनिंग हम कर सकें, रिस्टोरेशन कर सकें, मॉनिटरिंग कर सकें। ये सब चीजें करने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इस चीज को अरावली के डैमेज से, अरावली आई पर्सनली विश इसे नहीं करना चाहिए था, हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी सिक्योरिटी हम सेफ्टी ही रख सकते हैं, ठीक है। सो protecting Aravalli Hills ensure a sustainable future for generations to come. Questions will come up. Whatever your questions you have in mind, just drop it in your comment section. Or I literally want to just save this Aravalli mountain, Aravalli Hills. सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपको समझ आया होगा किस तरीके से अरावली हमारे लिए एज अ वरदान है, ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग को हम अनाथालय छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो आई फील इट्स वेरी बैड। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आगे लाती रहूंगी मैं ये वीडियोस इस टाइप की, ताकि आप जनरल अवेयरनेस अच्छे से देख सकें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। जय हिंद, जय भारत।